हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती 2.0 पर। टीईटी परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सबसे पहला टॉपिक जिससे कि सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि जाननी आवश्यक हैं वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट समझें, संख्याएं तो सभी जानते हैं, उनमें से धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। धन पूर्णांक संख्याएं जरा ध्यान दें। प्राकृत संख्याएं या फिर जिन्हें कहें प्राकृतिक संख्याएं। एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो वहीं से यदि क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आपका क्वेश्चन परीक्षा में गलत हो सकता है। इसलिए एक एक पॉइंट को समझते जाना है। प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं एक ही बात होती है। प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जरा ध्यान से समझना। संख्याओं में एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। दूसरा पॉइंट आता है पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जरा ध्यान से समझना। प्राकृत संख्याएं तो होती हैं एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो गई। तो पूर्ण संख्याएं ऐसा क्या बचा जिसे हम पूर्ण संख्याओं में ले सकते हैं प्राकृत संख्याओं को छोड़कर? तो एक चीज बचती है, एक अंक बचता है, शून्य, जिसे जीरो बोलते हैं। जीरो बचता है यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में, परिभाषा को जरा ध्यान से समझना, यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला दिया जाए। जरा ध्यान देना, एक से अनंत तक तो है, एक से अनंत तक तो संख्याएं प्राकृत संख्याएं में होती हैं। इनके यदि परिवार में हम शून्य को मिला दें, किसको मिला दें? शून्य को यदि मिला दें तो ये संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर समझ लीजिए। एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला दिया, जीरो को मिला दिया जाए तो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। दो पॉइंट बेहतर से आपने समझे। चले बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ध्यान देना, तीसरा पॉइंट आता है आपका ऋण पूर्णांक। पहला पॉइंट आपने समझा धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में, यानी कि एक से लेकर अनंत तक के परिवार में जीरो को और मिला दें तो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। इन संख्याओं के अलावा होते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक कौन से होते हैं? जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान देना, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये कैसी संख्याएं हैं? ऋणात्मक संख्याएं हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आपका आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पहला पॉइंट आपका था पूर्णांक संख्याएं।
दूसरा आपका था पूर्ण संख्याएं, तीसरा आपका आया ऋण पूर्णांक संख्याएं, चौथा आपका है पूर्णांक संख्याएं। जरा ध्यान देना, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक यदि दोनों को मिला दिया जाए, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक संख्याओं को यदि मिला दिया जाए तो बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। और इनके अलावा धनात्मक संख्याएं हो गई, ऋणात्मक संख्याएं हो गई और इनके अलावा शून्य, ये भी आपको याद रखना होगा। धनात्मक सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य। देखिए संख्याएं कितनी होगी, या तो संख्या धन की होगी या ऋण की होगी और बीच में क्या हो सकता है, जीरो। मतलब टोटल संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों क्या हो जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। इसके अलावा आपका पांचवा पॉइंट आता है सम पूर्णांक संख्याएं या सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जरा ध्यान दें। बहुत छोटे से हम पढ़ते आए हैं कि जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हों वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हों वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी होगी, मेरी भी परिभाषा कुछ ऐसी ही मिलती जुलती है। जरा ध्यान से समझना कि जो संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं उनका इकाई अंक, जरा ध्यान से समझना, जब भी कोई संख्या दी जाएगी तो हम डिवाइड करके थोड़ी देखेंगे कि ये सम है या विषम, दो का भाग लगाएंगे, ऐसा नहीं। जिनका इकाई अंक 0 या फिर 2 या फिर 4 या 6 या 8, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं सदैव दो से विभाज्य होती हैं, दो से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। आगे छठवां पॉइंट आपका आता है, छठवां पॉइंट विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनका इकाई अंक, जरा ध्यान देना, जिनका इकाई अंक या तो 1, 3, 5, 7 और 9, जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, या समझें कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सातवां पॉइंट आपका आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, साधारण सी बात है, जिन संख्याओं में किसी ना किसी संख्या का भाग चला जाए वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जरा यहाँ एक दो पॉइंट है वो समझें। जिन संख्याओं में स्वयं संख्या और एक तथा किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो, मतलब पूरी पूरी विभाजित होती हो, तो वो संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं।
जिन संख्याओं में स्वयं संख्या मतलब जो संख्या दी जाए वो खुद, और एक तथा किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब ये है, जैसे कोई संख्या मान लीजिए 26 है, तो इस संख्या में 26 का भाग तो जाएगा ही, एक का तो सभी संख्या में भाग जाता है, और तीसरी संख्या और होनी चाहिए ऐसी जिसका इस संख्या में भाग जाना चाहिए। जैसे 2 से भाग जा रहा है पूरा पूरा, 13 से भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो ये संख्या कैसी हो गई? भाज्य संख्या। जरा पॉइंट याद रखना कि जो संख्या स्वयं से कटे, एक से कटे और तीसरी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट आपका है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जरा ध्यान से समझना। जिन संख्याओं में स्वयं संख्या और एक का भाग जाता हो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 13 है, 13 में 13 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग 13 में नहीं जाएगा, जिससे कि ये संख्या 13 पूर्णतः विभाजित वो संख्या कर दे, ऐसा नहीं है। तो ये संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं दोनों को मिलाकर एक निष्कर्ष निकलता है। जरा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। एक निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, जरा ध्यान से समझना इस बात को, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, वह संख्या भाज्य संख्या होती है। और जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक और पॉइंट यहां पर पैदा हो गया, ये गुणनखंड क्या चीज है? जरा ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जरा ध्यान से समझना। गुणनखंड क्या है? अगर यदि आपसे पूछा जाए कि 12 के गुणनखंड बताइए, जरा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। यदि आपसे पूछा जाए कि 12 के गुणनखंड बताइए, तो 12 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3, यही हुए। जरा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। यदि आपसे ये पूछा जाए कि 12 के गुणनखंड बताइए, तो आप बताओगे कि 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 3 12। अगर हम आपसे ये कह दें कि ये गुणनखंड आपके गलत हैं, कैसा लगेगा? 12 के गुणनखंड, जरा ध्यान से समझना। यहां पर अगर यदि 12 के गुणनखंड जब हम ये गलत बता रहे हैं तो सही कौन से होंगे? जरा ध्यान से समझना। यदि आपसे पूछा जाए कि 12 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, 12 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो ये सही है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि 12 के गुणनखंड कितने हैं, तो जरा ध्यान से समझना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो 3 हो गई, 1 2 3। यहां पर क्योंकि चूंकि भाज्य और अभाज्य संख्याओं में जो निष्कर्ष निकला था उस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को मैंने बताया था। जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या, जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या, और 2 केवल 2 हो तो अभाज्य संख्याएं। कैसे? यदि 12 के गुणनखंड देखे जाएं तो ये 12 एक संख्या से भी, 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी और 12 से भी होगी। यदि 12 के गुणनखंडों की संख्या पूछें तो 1 2 3 4 5 6, 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6।
तो ये 12 के गुणनखंडों की संख्या 6 हो गई। मैंने पॉइंट बताया था, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो तो वह भाज्य संख्या और केवल 2 हो तो अभाज्य संख्या। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 29 है, 29 के गुणनखंड कितने होंगे? ये 1 से कटेगी और सिर्फ 29 से कटेगी, तो इनमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो ये कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। जरा एक पॉइंट और समझना, कैसे हम पहचानेंगे कि ये संख्या अभाज्य है? कैसे हम पहचानेंगे ये संख्या अभाज्य है? जरा ध्यान से इस पॉइंट को समझना। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको ढूंढने में समय अधिक लगता है, इसलिए इस पॉइंट को जरा गौर से समझना। अभाज्य संख्याओं की पहचान करना, अभाज्य संख्याओं की पहचान करना। अभाज्य संख्याओं की पहचान करना। अभाज्य संख्याओं के बारे में आप बेहतर से समझ गए होंगे। भाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्याएं, जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो तो वह अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करोगे, जरा ध्यान से समझें। जैसे कोई संख्या आपको दे दी जाए 241, मान लीजिए ये संख्या 241 है। यदि हम चलें पिछले नियम, पिछली जो परिभाषा मैंने भाज्य और अभाज्य की बताई थी उस पर अगर चलें तो ये देखा जाएगा कि ये संख्या अपने से तो खुद कटेगी ही, 1 से भी कटेगी। क्या ये तीसरी संख्या से कट रही है? किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है? इसके लिए आप क्या करोगे? 2 का भाग लगाओगे, 3 का लगाओगे, 5 का लगाओगे, 7 का लगाओगे, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार से भाग लगा कर आप देखोगे जब तक 241 ना आ जाए, तभी तो पहचान पाओगे कि अभाज्य संख्या है अभाज्य। जरा गौर करें इस पॉइंट को। किसी भी अभाज्य संख्या की पहचान करने के लिए जो भी संख्या दी जाए, पॉइंट गौर से सुनना, जो भी संख्या दी जाए उसके बाद की पूर्ण वर्ग संख्या पता करिए। सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या, उसके बाद की जो भी संख्या दी जाए उसके बाद की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 241 के बाद एक संख्या, 241 के आगे एक संख्या मिली मुझे 256, जो कि 16 का वर्ग है। 241 के आगे सबसे पहले मुझे एक संख्या 256 मिली, ये 16 का स्क्वायर है। 16 मतलब मैंने यही बताया था कि उस संख्या के बाद या आगे ऐसी संख्या ज्ञात करिए जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो, तो ये 16 का स्क्वायर 256। जरा ध्यान देना पॉइंट को, ये 16 इस संख्या का वर्गमूल कितना आएगा? यदि इस 256 का वर्गमूल पूछा जाए तो 16 आएगा। अब ध्यान दें, 16 से ठीक पहले की जो अभाज्य संख्या है, 16 से पहले कौन सी होती है? 13, 11, फिर इधर 7, 5, 3 और 2। अब यहां पर एक और पॉइंट फंसा, क्या एक भाज्य संख्या है या एक अभाज्य संख्या है? एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? जरा ध्यान दें, एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। चलिए इस पॉइंट पर थोड़ी देर में हम बात करते हैं। आगे ये समझें कि 241 भाज्य है या अभाज्य। तो 241 के आगे सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या मिली उसका मैंने वर्गमूल निकाला 16। 16 से जो भी संख्या इसका वर्गमूल मिलेगा 16 जैसे मिला, 16 से पहले की जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो मैंने नोट कर ली।
या नोट ना करो तो एक एक करके भाग लगाकर देख लीजिए कि इन अभाज्य संख्याओं का इस 241 संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग तभी लगता है जब कोई यहाँ पर सम संख्या हो, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का अगर लगाएंगे 3 अट्ठे 24 नहीं जाएगा। 5 का तो जाएगा ही नहीं, 5 का तभी भाग जाता है यदि इकाई का अंक 5 या 0 हो। 7 का लगाएंगे 7 या 21 और 21 और 3 बचे, फिर 31 हो गई, नहीं जाएगा। 11 दूना 22, 2 बचेंगे 21 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 13 एकम 13, इधर बचे 11, 111 में 13 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा। तो यहाँ से एक चीज मिली मुझे, किसी भी संख्या की पहचान करना कि यह भाज्य है या अभाज्य। इन संख्याओं में से किसी भी संख्या का भाग 241 में नहीं जा रहा है, तो इसका अर्थ यही निकला कि 241 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं बहुत ही कम समय में कि ये भाज्य है या अभाज्य। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं, जो भी संख्या दी जाए उसके जस्ट आगे वाली ऐसी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर हो। तो मुझे क्या मिला, 256 एक ऐसी संख्या मिली जो 16 का स्क्वायर है। 16 इधर 256 का वर्गमूल मिल गया। 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं ज्ञात की मैंने। उन अभाज्य संख्याओं का इस 241 में भाग लगाकर देखा। इन अभाज्य संख्याओं से किसी भी संख्या से ये 241 पूर्णतः विभाजित नहीं हुई, अर्थात इसका यही निष्कर्ष निकला कि 241 एक अभाज्य संख्या है। पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं छोटी छोटी संख्याओं पर, जो कि छोटे छोटे पॉइंट अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर जरा हम गौर करते हैं। जैसे कि एक पॉइंट बनता है यहां पर कि सबसे छोटी, ध्यान देना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। इस पॉइंट को जरा ध्यान देना। मैंने अभी बात की थी एक पर कि एक भाज्य है या अभाज्य है, तो जरा यहां पर ध्यान से समझना, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। एक थोड़ा स्टोरी समझ लेना। अभी ग्राम प्रधान के चुनाव चल रहे हैं। कुछ लोग, जरा ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक से अधिक पार्टियों में मिले होंगे। अगर दूसरी पार्टी आ गई तो उसके साथ भी वोट मंगाने चल दिए, और दूसरी पार्टी फिर रास्ते में मिल गई तो उनके साथ चल दिए। ऐसे लोग जिनका किसी भी पार्टी में अस्तित्व ना हो, जे ऐसे सदस्य जिनका किसी भी पार्टी में अस्तित्व ना हो, उनको हम क्या कहेंगे? इस पार्टी का कहेंगे या उस पार्टी का कहेंगे? किसी भी पार्टी का नहीं कहेंगे। इसी प्रकार ध्यान से समझना, किसी भी संख्या में, मान लीजिए 25 है, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी मैंने चुनाव से संबंधित एक पॉइंट दिया था। यदि मान लीजिए ऐसे सदस्य किसी पार्टी के साथ जा रहे हों या उस पार्टी के साथ ना जा रहे हों, पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो ऐसे सदस्य हैं, ना उनके जाने से उनका कुछ बिगड़ रहा है, ना बिना जाने से कुछ बिगड़ रहा है। ऐसे ही एक है, इस संख्या का एक का किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो फर्क नहीं पड़ता। यदि एक का किसी संख्या में भाग लगा दें, मान लीजिए 25 में 1 का भाग लगा दिया, तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, 25 का 25 ही रहा। तो इसका मतलब 1 को ना तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया ना अभाज्य की श्रेणी में रखा गया। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इन पॉइंटों पर जरा गौर करिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी
भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या देखिए, भाज्य संख्या 1 न तो भाज्य ना अभाज्य, 2 अभाज्य हो गई, 3 अभाज्य हो गई, 4 2 का भाग जा रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, जरा ध्यान देना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये कौन सी हो गई, 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो गई। जरा गौर करना इस पॉइंट पर। ये प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है परीक्षा में। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, हम क्या करते हैं कि विषम शब्द पर गौर नहीं करते और उत्तर में लिख देते हैं 2, क्योंकि सबसे छोटी देखी और इधर से अभाज्य संख्या देखी, विषम पर गौर नहीं किया, तो यहां पर 2 उत्तर दे देते हैं, जबकि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। चलिए एक पॉइंट और देखें कि सबसे बड़ी एक अंकीय अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी एक अंकीय अभाज्य संख्या है, संख्या 1 अंक की हो और सबसे बड़ी हो, तो यहां पर एक संख्या मिलती है मुझे 7। सबसे बड़ी एक अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी हुई, 7। चलिए इसके बाद हम जरा गौर करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जरा गौर करना। संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो, सह अभाज्य संख्या। जरा गौर करना, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं में एक के अतिरिक्त और कोई संख्या उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन ना हो, वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 5, 2 और 5 में क्या कॉमन आएगा, 1, क्योंकि 2 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 और 2। 5 के कितने होंगे, 1 और 5। इनमें कॉमन दोनों में कौन कौन सा है, कॉमन कौन कौन सा है, 1 है। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, 1। जैसे 8 11, 8 और 11 में क्या कॉमन मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन 1 हो, जरा गौर करना, ये बहुत अधिक प्रश्न ये भी पूछा जाता है। सह अभाज्य संख्याओं का 2 संख्याएं दी जाएंगी, मतलब 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें 2 संख्याएं दी जाएंगी, तो ये पूछा जाएगा कि इनमें से सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कोई इन दोनों में से ऐसी कोई संख्या, मान लीजिए कहीं पर आपको मिल जाए 8 और 46, 8 और 46, यहाँ से देखिए 2 से भी ये विभाजित हो रही है, ये भी 2 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इन संख्याओं में एक के अलावा एक संख्या 2 है जिससे ये दोनों में भाग जा रहा है। एक के अलावा 2 एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों में कॉमन है, इसलिए यह संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक संख्या, मतलब एक जो एक होता है ये एक, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या उभयनिष्ठ न हो। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकें, जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकें, वो संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन क्या, उस भिन्न का हर मतलब q नॉट इक्वल टू 0। वो संख्याएं जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकें, वो संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन उन परमेय संख्याओं का या उन भिन्नों का
हर शून्य न हो। जैसे 1/2, 3/5, 7/11, 5/1, ये कैसी संख्या हैं? परमीय संख्याएं हैं। पॉइंट क्लियर? अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जरा गौर करना। जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में न लिख सकें, जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में न लिख सकें, वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये p/q है तो भिन्न। यहाँ पर इसका दर्शाने का मतलब ये हुआ, जो संख्याएं भिन्न के रूप में न लिख सकें वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, इस संख्या में मान लीजिए हम 1 कर देते हैं, तो क्या ये भिन्न हो गई? देखने में आपको लग रहा है कि ये भिन्न होगी, लेकिन यहाँ पर √2 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकाला जा सकता। इसका वर्गमूल होता है लगभग 1.414 ... मतलब ये पूर्णतः इसका नहीं निकाला जा सकता। इसलिए जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं निकाला जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √3, -√5 या 1 पाई। जरा ध्यान देना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान होता है 22/7। यहाँ कहीं अगर लिखा हो कि 22/7 परमेय है या अपरिमेय, तो 22/7 परमेय है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर पाई का 22/7 से कोई संबंध नहीं है। 22/7 एक भिन्न है जो कि परमेय संख्या है। भले ही आपको पाई का मान देखने में 22/7 लग रहा हो कि ये पाई का मान है, लेकिन यहाँ पर पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक भिन्न है, वो परमेय संख्या है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं मतलब परमीय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों का मिश्रित रूप वास्तविक संख्याएं कहलाता है। परमीय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को यदि मिला दिया जाए तो बन जाता है वास्तविक संख्याएं। इसमें जैसे 2/3, -4/7, पाई, ये क्या हैं? सब वास्तविक संख्याएं हैं। परमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रित रूप वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो आज आपने समझा संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम चैप्टर से महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स जो कि परीक्षा में अधिकतर पूछे भी जाते हैं, वो बिंदु आपने बेहतर से समझे होंगे, ये आशा करता हूं। एक और बात, यदि आप एसएससी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, लेखपाल ऐसी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल एग्जाम मस्ती, सिर्फ एग्जाम मस्ती को YouTube पर सर्च करके उन वीडियो को देखें। निरंतर उस पर वीडियो डाले जा रहे हैं, तो आप हमारे एग्जाम मस्ती चैनल को सब्सक्राइब कर उन वीडियो को देखें और अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसको और मजबूत बनाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के अगले वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।